और एक दिन टोंग लेट नाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि किसी काम से बाहर जाती है। मिस्टर मो साइड पर छुप कर उसे देख रहा था और जैसे वो बाहर जाती है तो अंदर जाकर उसकी सारी चीजें समेट देता है। और टोंग की इंटीरियर डिजाइनिंग की एक बुक थी जो उसे बहुत पसंद थी। मिस्टर मो उसकी बुक लाकर वहाँ रख देता है। टोंग जब वापस आती है तो सारी चीजें देखकर समझ आती है कि मिस्टर मो वहाँ आया था। वो बाहर जाती है तो चिल्लाती है कि तुम कहाँ हो, बाहर आओ। मगर सामने शीशन खड़ा था तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। शीशन उसके साथ अंदर आता है तो कहता है कि मुझे जिंग ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और अगर तुम इस बच्चे को कैरी करना चाहो तो मैं उसे फादर बनकर पालूंगा। जिंग कहती है कि तुम ऑलरेडी फादर बनने वाले हो। शीशन उसे बताता है कि लिन ने मुझसे झूठ बोला और बताता है कि मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया और एक बार उसने मुझे फ्रेम किया तो वो मुझे ब्लेम करने लगी और तब से मैं उसकी हर बात मान रहा हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है और उसकी रियलिटी मुझे पता चली तो मैं उसे छोड़ आया हूँ। और कहता है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें रोता देखा तो मैंने तुम्हारे लिए पेपर का बर्ड बनाया और उसे देखकर तुम रिलैक्स हो गई। तभी से मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें खुशी दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा। टोंग उसे एक पेपर देती है और कहती है तुम मेरे बेबी के लिए एक पेपर क्रेन बनाओ और मैं उसे बताऊंगी कि उसके अंकल ने उसके जन्म लेने से पहले ये बनाया था। शीशन उसका आंसर जान गया था तो वो क्रेन बनाकर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर मो अभी तक बाहर खड़ा था तो वो शीशन को जाते देखता है और फिर बाहर खड़े होकर विंडो से टोंग को देखता रहता है। और मिसेस यांग ने टोंग को बोल दिया था कि अगर मिस्टर मो को घर में कुछ चेंजिंग करवानी हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। तो एक दिन वो मिस्टर मो को टेक्स्ट करती है और पूछती है कि अगर आप और आपकी वाइफ फ्यूचर में बेबी प्लान करना चाहते हैं तो मैं एक रूम बेबी के लिए सेट कर देती हूँ। तो मिस्टर मो से टेक्स्ट करता है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बेबी हो और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि वो इस वर्ल्ड के दुख सहे। तो टोंग लिखने लगती है कि किड्स गॉड की तरफ से ब्लेसिंग होते हैं, वो आपका दुख दूर कर सकते हैं। मगर फिर वो अपना टेक्स्ट डिलीट कर देती है और ओके बोल देती है और कहती है कि 1 वीक में आपका घर रेडी हो जाएगा। मगर मिसेस यांग टोंग से कहती है कि वो बेबी के लिए एक नर्सरी रूम सेट करे और मिस्टर मो क्योंकि अपनी मॉम की ईमेल चेक कर लेता था तो वो उनकी ईमेल चेक करता है और टोंग ने उन्हें लिखा था कि मुझे आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी पसंद की नर्सरी सेट करूं। तो मिस्टर मो अज्यूम करने लगता है कि उसके बेबी की मदर उसकी वाइफ नहीं बल्कि टोंग होगी और वो अपनी मॉम के डिसीजन से खुश था कि उन्होंने उसके फ्यूचर बेबी के लिए रूम सेट करवाया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टोंग की आंट उसे अपने घर बुलाती है और वह जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है और शियाओ के चाइल्डहुड के टॉयज दिखाती है और सबके बारे में बता रही थी कि ये उन्होंने किस किस टाइम खरीदा और फिर उसे बताती है कि जब मैं इस फैमिली में आई तो तुम हमारी फैमिली की पहली बेटी थी और तुम्हें देखकर मुझे लगता था कि तुम ही मेरी अपनी बेटी हो। और कहती है कि तुम सारा टाइम रोती रहती थी और तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए ये टॉय खुद बनाया तो इसके बाद तुम इसे जब पकड़ती तो तुमने रोना बंद कर दिया। तो टोंग कहती है कि क्या मैं इस टॉय को ले सकती हूँ। तो आंट कहती है कि ये सब तुम्हारे ही हैं, तुम जो चाहे ले सकती हो। तो टोंग एक टॉय अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो इनडायरेक्टली टोंग के अंकल से रिंग खरीद लेता है और टोंग ये तो नहीं जानती थी कि रिंग मिस्टर मो ने खरीदी है, मगर वो सिर्फ ये जानती थी कि उसके अंकल ने रिंग बेचती है तो उसे ये पैसे मिस्टर मो को रिटर्न करने हैं। और जब वो उसके घर जाती है तो फे कहती है कि मैं घर पर अकेली हूँ तो आप अंदर आए। टोंग मना कर देती है तो फे उसे बताती है मिस्टर मो बिजनेस ट्रिप पर गया है और मुझे नहीं पता कि वो वापस आएगा कि नहीं। टोंग अंदर आ जाती है तो फे उसे लाकर उसके स्लीपर्स देती है। टोंग पहले स्लीपर्स पकड़ने लगती है तो फिर सोचती है कि मुझे उसकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और फिर वो फे को बैंक कार्ड देती है और कहती है कि रिंग बेचने से जो पैसे मिले मैंने इसमें जमा करवा दी है तो आप ये कार्ड मिस्टर मो को दे देना। फे कहती है कि मिस्टर मो ने ऑलरेडी सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया है और सिर्फ यहाँ मैं और ड्राइवर रह गए हैं और मुझे लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। टोंग कहती है कि उसने आपको और ड्राइवर को नहीं निकाला तो इसका मतलब यह है कि वो वापस आएगा। तो फे कहती है कि आप यहाँ नहीं तो वो किसके लिए वापस आएंगे। तो टोंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी डोरबेल होती है तो दोनों घबरा जाती हैं और वह स्क्रीन पर देखती है तो मिस्टर मो सामने खड़ा था। फे उसे छुपाने के लिए चली जाती है। मिस्टर मो की से डोर खोलता है मगर डोर नहीं खुलता तो फे बताती है कि मैंने डोर अंदर से लॉक किया था। तो मिस्टर मो को शक होता है कि वहाँ कुछ हुआ है तो वो वहीं टीवी देखने बैठ जाता है और सोफे पर बैठकर साथ वाली सीट को चेक करता है तो सीट अभी तक वार्म थी। तो वो पूछता है कि यहाँ कोई आया था। फे कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं यहीं बैठकर टीवी देखूंगा और जैसे ही फे चाय लेने जाती है तो मो टेबल पर पड़ा हुआ कार्ड देखता है और फिर टोंग के स्लीपर्स देखता है तो समझ आता है कि यहाँ कौन आया है। दूसरी तरफ पर फे जाकर टोंग को बताती है कि मिस्टर मो की रूटीन है कि वो जब भी घर आता है तो सीधा अपने रूम में जाता है मगर आज वो टीवी देखने यहीं बैठ गया है। तभी मिस्टर मो उसे आवाजें देता आ रहा था तो टोंग फौरन से छुप जाती है। मिस्टर मो पूछता है कि तुमने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई। फे चाय बनाने लगती है तो उसके हाथ शेक हो रहे थे। मिस्टर मो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ तो फे बार बार उसे सॉरी करती है
टोंग बाहर निकल के कहती है कि यहाँ मैं खुद छुपी हूँ तो तुम इसे क्यों डांट रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि जब तुम ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें देखूं तो तुमने ये कार्ड टेबल पर क्यों रखा। टोंग कहती है कि ये कार्ड मुझे तुमने दिया था और मैंने इसमें जो पैसे थे वो यूज नहीं किए और रिंग पेशे से जो पैसे मिले वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मो को उसकी बात से समझ आ जाती है कि वो उसके पैसे यूज नहीं करना चाहती, इसलिए डिसअपॉइंट होकर बाहर जाने लगता है। टोंग कहती है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है मगर वो कुछ नहीं बोलता। और टोंग खाना बना रही थी कि जिंग उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो टोंग बताती है कि मैं मिस्टर मो के लिए खाना बना रही हूँ। टोंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए जाने दिया कि तुम उसके पैसे रिटर्न कर दो, और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसके लिए अभी भी फीलिंग्स रखती हो इसलिए उसके लिए खाना बना रही हो। तो टोंग बहुत रोती है और कहती है कि वो मेरे बेबी का फादर है और जब मेरा बेबी इस वर्ल्ड में आएगा तो मैं तो उसे ये भी नहीं बता सकूंगी कि उसका फादर कौन है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी लास्ट टाइम अपने फादर से मिले और उसके साथ खाना खाए। और वो खाना बना रही थी तो फे आकर कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि आप यहाँ रुककर खाना बनाएंगी। तो टोंग कहती है कि मुझे भी नहीं लगता था कि मिस्टर मो कभी मुझे यहाँ से जाने देगा। तभी मिस्टर मो बहाने से पानी लेने वहाँ आता है तो टोंग को देखने लगता है और फिर जब नोट करती है तो बाहर चली जाती है। तो मिस्टर मो बहुत टाइम उसे खाना बनाते देखता रहता है और जैसे वो खाना बनाकर बाहर आती है तो मिस्टर मो से पूछता है कि क्या तुमने खाना इसलिए बनाया कि मैं तुम्हारे अंकल को जेल ना भेजूं। टोंग कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहो तो तुम्हारे पास और बहुत से रास्ते हैं, मगर मैंने तुम्हारा थैंक्स करने के लिए खाना बनाया है क्योंकि तुमने मुझे फ्रीडम दी और ये रिंग हम लोगों के पास थी मगर तुमने हमसे इसके पैसे नहीं मांगे और मैं अपनी मर्जी से ये पैसे तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। तो मिस्टर मो पूछते हैं कि क्या इसी कारण तुम यहाँ आई थी। टोंग हाँ बोलती है तो मिस्टर मो से कहता है कि अब तुम जा सकती हो, और टोंग जो उसके साथ खाना खाना चाहती थी डिसअपॉइंट होकर बाहर चली जाती है। तो उसके जाने के बाद मिस्टर मो रोता हुआ खाना खाता रहता है और टोंग जब बाहर आती है तो शिवे उसे फॉलो कर रही थी और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि तुम उसके बच्चे को जन्म दो। टोंग कहती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि वो मुझे रिवेंज के लिए यूज कर रहा है और अब तुम कह रही हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी कौन सी स्टोरी रियल है और कौन सी फेक तुम ये मुझे अभी बता दो। और फिर उसे कहती है कि मैं उसे छोड़ चुकी हूँ और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, और अगर तुम चाहो तो सारी वर्ल्ड को बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं, और जिसे फर्क पड़ेगा वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली होगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहोगी कि मिस्टर मो को कभी ये बात पता चले, इसलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखना। वो वहाँ से चली जाती है तो शिवे को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कुछ प्लान करने लगती है और टोंग जाकर खुद को रिलैक्स करती है और कहती है कि मुझे अपने बेबी के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा और ब्रेव बनना पड़ेगा। और शिवे बहुत गुस्से में थी तो वो मिस्टर मो की कंपनी के मैनेजर मिस्टर चैन से जाकर मिलती है। मिस्टर चैन मो के डैड का बेस्ट फ्रेंड था तो वो उसे अपने अंकल की तरह ट्रीट करता था। तो वो उन्हें कहती है कि आप इसमें मेरी हेल्प करें। मिस्टर चैन टोंग के पास जाता है तो कहता है कि अगर मिस्टर मो को पता चला कि तुम उसके बेबी की माँ बनने वाली हो तो वो कभी तुम्हें पीस में नहीं रहने देगा और तुमसे तुम्हारा बेबी छीन लेगा, और कहता है कि तुम जितने पैसे चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा, तुम अब्रॉड चली जाओ। टोंग कहती है कि ये मेरा घर है तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो चैन उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम एक मर्डर की बेटी हो और तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मिस्टर मो के बेबी को जन्म दो। टोंग डरकर बाहर भागती है। शिवे दूर खड़ी थी तो उसके सामने हाथ शेक करती है। टोंग डिस्ट्रैक्ट होती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। शिवे उसे देखकर भाग जाती है। टोंग की आंट उसके लिए खाना ला रही थी तो उसे सीढ़ियों से गिरता देखकर शॉक रह जाती है। वो सब उसे हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसका मिसकैरेज हो गया। आंट और जिंग दोनों वार्ड में जाती हैं तो जिंग का एक फ्रेंड चैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बताओ कि तुमने उसे पुश क्यों किया था। चैन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और जब चैन वार्ड में आता है तो आंट उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरी नीज को हिट क्यों किया। मगर टोंग कहती है कि मैं खुद गिरी थी मगर इसने मुझे पुश नहीं किया था। और वो चैन से कहती है कि आप बेबी नहीं रहा तो आप सेटिस्फाई हैं। चैन कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। टोंग कहती है कि आप इस बारे में मिस्टर मो को कुछ न बताना और फ्यूचर में ना ही मुझे कभी तंग करना। चैन बाहर जाकर बहुत रोने लगता है। तभी मिस्टर मो उसे कॉल करता है कि तुम मीटिंग के लिए आओ। दूसरी साइड पर आंट टोंग से पूछती है कि तुम्हारे बेबी को किसने हर्ट किया, मगर टोंग कहती है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और अंकल चैन मीटिंग के लिए जाता है तो वरीड होकर बार बार मिस्टर मो को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इतनी बड़ी बात उसे कैसे बताऊं। तभी शिवे वहाँ आती है तो मिस्टर मो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शिवे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी लवर मुश्किल में है। मिस्टर मो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है तो जब उसे सब कुछ पता चलता है तो जाकर टोंग का गला दबाता है और कहता है कि तुमने मेरे बेबी को अबॉर्ट क्यों किया। टोंग जानती थी कि अगर उसने चैन का नाम लिया तो वो चैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तो कहती है कि मैं जानबूझकर खुद सीढ़ियों से गिरी थी, और कहती है कि वो बेबी तुम्हारा नहीं था। मिस्टर मो कहता है कि अगर वो बेबी मेरा ना होता तो तुम कभी भी उसे अबॉर्ट ना करवाती, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। टोंग कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेबी को ये पता चले कि तुम उसके फादर हो, और तुमने बदला लेने के लिए मुझे टॉर्चर किया, तो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बेबी को मार दिया। मो उसका गला दबाता है और रोता रहता है, और जब देखता है कि उसे सांस नहीं आ रहा तो उसका गला छोड़ देता है। टोंग कहती है कि तुम बार बार मुझे मारना चाहते थे, तो आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ, और अगर चाहो तो मुझे मार दो या पीसेस में काट दो, मगर मैं किसी तरह भी जिंदा नहीं रहना चाहती। और फिर कहती है कि मैं बार बार सोचती हूँ कि ना तो मैं खूबसूरत हूँ, ना स्मार्ट, और ना ही ऐसी हूँ कि कोई भी मुझे पसंद करे, फिर तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। और मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को मारा था कि नहीं, मगर मेरे लिए वो बेस्ट फादर था, और उसने मुझे हमेशा सिखाया कि जो भी काम हम करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और अच्छा है कि बेबी इस वर्ल्ड में नहीं आया, वो इस वर्ल्ड के दुख नहीं देखेगा। और फिर कहती है कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है, क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मगर मेरा फादर मर्डरर था, तो मुझे तो ये भी राइट नहीं कि मैं तुमसे नफरत करूं या तुम्हें ब्लेम करूं। तो मिस्टर मो उसके आंसू साफ करके कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम इस पेन से आजाद हो जाओगी, और होपलेस लाइफ डेथ से बुरी होती है, और तुमने मेरे बेबी को मार दिया, तो इसके बदले मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और मिस्टर मो जब वापिस आता है तो ऐसे लग रहा था कि वो कोई डेड पर्सन हो। चैन बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। मिस्टर मो कहता है कि हम लोग कल बात करेंगे, मगर चैन उसे बताता है कि सारा फॉल्ट मेरा था कि टोंग का मिसकैरेज हुआ। मिस्टर मो हैरान होकर कहता है कि तुमने क्या बोला। तो चैन कहता है कि ना मैं उससे मिलने जाता, ना ही आर्ग्यू करता, तो ना ही ये एक्सीडेंट होता, और बताता है कि मैं उसे फॉलो कर रहा था, वो भागने लगी तो गिर गई। मिस्टर मो कहता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। चैन कहता है कि मैं डर रहा था अगर आपको ये बात पता चली तो क्या होगा, और मैं गिल्टी हूँ, और मुझे नहीं लगता था कि मैं सो पाऊंगा, इसलिए मैं अभी तुम्हें ये बात बताने आ गया। मिस्टर मो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो चैन कहता है कि मैं स्टार्ट ही से जानता था कि वो प्रेग्नेंट है, मगर मैं तुम्हारी बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो अब्रॉड चली जाए, क्योंकि जब तुम उसे देखते हो तो बहुत दुखी हो जाते हो। मिस्टर मो उसे बहुत मारता है, तो ड्राइवर और फे बहुत मुश्किल से उसे छुड़ाते हैं। चैन कहता है कि तुम्हारा डैड मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं उसके ग्रैंड चाइल्ड को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता था। फे उनकी बातें सुनकर हैरान थी कि क्या हुआ, और मिस्टर मो जब अंदर जाता है तो चैन उन दोनों से कहता है कि इसका ख्याल रखना। तो ड्राइवर फे को बताता है कि टोंग का मिसकैरेज हो गया, तो वो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है, और वो ये भी जानती थी कि वो दोनों मिलकर भी मिस्टर मो को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मिसिस जियांग को कॉल करती है, मगर मिसिस जियांग ऑलरेडी बहुत बीमार थी, तो डॉक्टर ने उन्हें नींद की मेडिसिन देकर सुलाया था। और मिस्टर मो जब अपनी स्टडी में जाता है तो गया वहाँ आ जाता है, तो वो उसे प्यार करते हुए अपने बेबी से सॉरी करता है, और कहता है कि अगर मैंने टोंग को पहले जाने दिया होता तो उसे इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ता, और ना ही तुम्हें ये तकलीफ सहनी पड़ती। और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी तो तुम मुझे छोड़कर चले गए। और वो कन्फेस करता है कि मैंने टोंग के साथ बहुत बुरा किया, और ऊंची आवाज में रोने लगता है। तो फे बाहर खड़ी उसकी आवाज सुनकर रो रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन शीशन को मिलने के लिए बुलाती है। तो शीशन उसे बताता है कि लास्ट टाइम तुमने बुलाया तो मैं यहाँ चला आया हूँ, मगर इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है तो लिन से कहती है कि टोंग किसी और के बेबी को जन्म देने वाली है, तो तुम उसके साथ नहीं रह सकते। शीशन कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। लिन उसकी बात सुनकर बहुत कंफ्यूज होती है, तो कहती है कि तुम यिंग के साथ फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन ली। तो शीशन उसे बताता है कि उसका मिसकैरेज हो गया, और पूछते है कि क्या इसका रिलेशन तुमसे तो नहीं। लिन और घबराती है तो अपना फेस दूसरी साइड पर टर्न कर लेती है, और उसे गैस हो गया था कि ये सब कुछ शिवे ने किया है। तो कहती है कि मैं ये सब क्यों करूंगी, मगर उसके जाने के बाद वो शिवे को कॉल करती है और पूछती है कि क्या टोंग के मिसकैरेज के पीछे तुम हो। शिवे कहती है कि तुम्हारी क्या औकात है कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन करो। तो लेन उसे कहती है कि मुझे तुम्हें टोंग के बारे में कुछ बताना है। तो शिवे उसे मिलने के लिए बुलाती है, और मिस्टर मो के फादर के दो ओल्ड फ्रेंड, जो कहने में तो फ्रेंड थे मगर रियल में उनके दुश्मन थे, तो वो इस टाइम शिवे को फॉलो कर रहे थे। लिन उससे मिलने आती है तो एक बार फिर पूछती है कि क्या टोंग के बेबी को तुमने मारा। शिवे कहती है कि क्या तुम पागल हो, और तुमने मुझे अप्रोच किया कि मैं टोंग के अगेंस्ट जाऊं क्योंकि तुम उसे शीशन से छीनना चाहती थी। तो लिन कहती है कि मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम किसी इनोसेंट को मारो, और तुमने उसके बेबी को मारकर अच्छा नहीं किया, और तुम ये कैसे भूल गई कि वो तुम्हारे हस्बैंड का बेबी था। शिवे कहती है कि तुमने मुझसे खुद हेल्प ली थी, तो अब बुरा क्यों लग रहा है। लिन उसे पूछ करती है तो शिवे का फेस अपनी गाड़ी से टकराता है, तो उसके फेस पर एक स्क्रैच आ जाता है, और वो फिर उसे हिट करने लगती है कि शीशन आंखों से रोक लेता है। तो मिस्टर मो के डैड के फ्रेंड्स ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि मिस्टर मो के बेबी की डेथ हो गई, और शीशन लिन को साइड पे ले जाता है। तो
तो कहता है कि मैं टोंग को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि इस सब में तुम इन्वॉल्व थी। और फिर वो यिंग के घर आता है तो कहता है कि मुझे टोंग से मिलना है। यिंग जब रूम में जाती है तो टोंग बैठी हुई थी, तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो। तो टोंग बहुत दुखी होकर कहती है कि मैं हमेशा के लिए लेट नहीं सकती और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ, मगर मैं अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पा रही। तो यिंग उसे इनकरेज करती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डिसअपॉइंट नहीं हो सकती। और फिर वो उसे बताती है कि शेषन तुमसे मिलने आया है। तो यिंग कहती है कि ना मैं उससे मिलना चाहती हूँ ना ही मिस्टर मो से, क्योंकि मैं अपने पास को भूलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर मो अपने बेबी की डेथ पर बहुत उदास था और 2 दिन से वो कुछ भी खा नहीं रहा था। और फिर तीनों टाइम का खाना उसके रूम में रख जाती और फिर ऐसे उठा कर ले जाती। और थर्ड डे उसे कहती है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और आप खुद का नहीं तो अपनी मॉम का सोचें। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम टोंग के रूम की सारी चीजें फेंक दो और उसकी ज्वेलरी तुम और शियांग आपस में बांट लो। और फिर कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। वे कहती है कि मैं इसी घर में रुकना चाहती हूँ। तो मिस्टर मो उसे रिंग निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो। फे वो रिंग नहीं लेना चाहती, मगर मिस्टर मो उसे जबरदस्ती वो रिंग पकड़ा देता है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि टोंग का अंकल मिस्टर फे रात को उठकर स्मोकिंग कर रहा था। उसकी आंट जब जागती है तो मिस्टर फे से पूछती है कि तुम इतनी रात को स्मोकिंग क्यों करते हो। तो मिस्टर फे कहता है कि टोंग के पेरेंट्स मुझे सपने में मिले और वो मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं उनकी बेटी की केयर करूं। तो आंट उससे पूछती है कि उस दिन मैंने बारिश में देखा कि टोंग तुमसे कुछ पूछ रही थी और तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहे थे, और तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया। और उसके बाद मिस्टर मो आया तो उसने तुम्हें धमकी दी कि अगर टोंग को कुछ हुआ तो वो तुम्हें मार देगा। और बताओ कि ना वो हमारे घर आई और ना ही मिस्टर मो के घर गई। तो ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई, और उसका मिसकैरेज हुआ तो तुमने वार्ड में जाकर उसे पूछा भी नहीं। तो मिस्टर फे उसे बताता है कि मुझे मिस्टर मो के कुछ पैसे देने थे, मगर मैं उसका कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए मैंने टोंग को उसके हाथों बेच दिया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं जेल चला जाता। और बताओ कि मैं क्या करता। तो आंट उसे कहती है कि अच्छा होता कि तुम मर जाते, मगर तुम टोंग के साथ ऐसा न करते। और आंट सारी रात रोती रहती है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर वे कहता है कि मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट करूंगा और मैं पुलिस को अपने क्राइम के बारे में बताऊंगा, और तुम शिवे और अपना ख्याल खुद रखना। तो मिसेस वे कहती है कि मैं जेल तक छोड़ने तुम्हें साथ जाऊंगी। तो मिस्टर वे कहता है कि इससे पहले मुझे कहीं और जाना है। वो मिस्टर मो से मिलने जाता है तो बताता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ और आपके पास जो एविडेंस है वो अब बेकार है, आप उसकी हेल्प से टोंग को हैरेस नहीं कर सकते। और बताता है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो कुछ टाइम में मुझे लेने आएंगे। मो कहता है कि अगर ये डिसीजन आपने 3 साल पहले लिया होता तो टोंग को ये सब ना सहना पड़ता। तो मिस्टर वे कहता है कि तुम भी डेविल हो और मेरे साथ ही हेल में जाओगे। वो वहाँ से चला जाता है। तो ड्राइवर फे से कहता है कि मिस्टर मो की कंडीशन बहुत खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम मिसेस जियांग को कॉल करो। तो फे कहती है कि मैंने उन्हें बार बार कॉल की थी, मगर उनका फोन वॉइस मैसेज पर है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकी, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी काम में बिजी हो। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिसेस जियांग 2 दिन बाद जागती है तो डॉक्टर उन्हें उनकी रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर है और शायद कुछ ही दिन आप सरवाइव कर पाए, इसलिए मुझे मिस्टर मो को बताना पड़ेगा। तो मिसेस जियांग कहती है कि ये बात मैं उसे खुद बताऊंगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर मो की मेड शियांग कया को लेकर बाहर उदास बैठी थी। कया उसके हाथ से भाग जाता है तो एक गाड़ी से टकरा जाता है और दूसरी साइड पर मिसेस जियांग को ब्लड की वॉमिट होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अंकल वे टोंग से मिलने जाता है तो पूछता है कि तुम अब कैसी हो। टोंग कहती है कि जिंग ने ऑलरेडी अपने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है और वो घर पर रुककर मेरी केयर कर रही है, और आंट हर रोज मुझे देखने आती हैं और मेरे लिए खाना बना कर लाती है, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर आंट ने मुझे बताया कि आप अकेले में मुझसे बात करना चाहते हैं। तो अंकल उसे बताता है कि जब तुम 15 ईयर्स की थी तो तुम्हारे फादर ने देखा कि तुम्हें बहुत टैलेंट है और वह दिल से चाहता था कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जाओ, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। और एक दिन किसी दुश्मन ने उन्हें 50 मिलियन भेजे और बोला कि कंपनी के सीक्रेट्स हमें चोरी करके दो। और तुम्हारा फादर बहुत ऑनेस्ट था, मगर 50 मिलियन लाइफ में उसने पहली बार देखे तो उसने उस दुश्मन का काम कर दिया, और वो ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं बता सकता था तो उसने पैसे मेरे घर रखे। और जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया और मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मगर मेरा सब कुछ खो गया। और मैंने तुम्हारे और शोए के अच्छे फ्यूचर के लिए फिर तुम्हारे फादर की तरह कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन दुश्मन को बेच दी, मगर ये बात मिस्टर मो को पता चल गई और उसके पास एविडेंस था तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैंने खुद को पुलिस से बचाने के लिए तुम्हें उसके हाथों बेच दिया। और फिर कहता है कि मैं मिस्टर मो से मिलकर आया हूँ और मैंने उसे बता दिया है कि मैं खुद को पुलिस के हैंड ओवर कर रहा हूँ, इसलिए वो तुम्हें अब तंग नहीं करेगा। तो टोंग बहुत रोती रहती है कि आप ऐसा ना करें, इस तरह आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अंकल कहता है कि मैंने बिना रीजन तुम्हें 3 साल
मिस्टर मो की कैद में सफर करने दिया और उसके सामने ये पेनल्टी कुछ भी नहीं। और फिर से बताता है कि तुम्हारी आंट को तुम्हारे डैड के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उनके क्राइम के बारे में कभी उनको ना बताना, क्योंकि उसकी नजर में वो बेस्ट पर्सन था। और फिर उसे अपोलोजाइज करता है तो डोंग उनके पीछे भागती है और कहती है कि मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। तो आंट उसे रोकती है और कहती है कि ये इसका फॉल्ट है, तो इसे अपनी पनिश एक्सेप्ट करने दो। पुलिस वहां आ चुकी थी तो वो उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है और नेक्स्ट डे डोंग मो का घर रेनोवेट करने के लिए फिर से काम स्टार्ट कर देती है। तो फे उसे बार बार कॉल कर रही थी मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। और जैसे वो बाहर आती है तो फे ड्राइवर के साथ बाहर खड़ी थी और बताती है कि मिस्टर मो बहुत बीमार है, तो आप जाकर उनसे बात करें। डोंग कहती है कि अगर वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो फे कहती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता और बताती है कि शियांग कया को लेकर बाहर बैठी थी, वो उसके हाथ से भाग गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर मो कया को पेट हॉस्पिटल लेकर गया और सारी रात वो वहीं रहा, मगर कया की डेथ हो गई तो नेक्स्ट डे उसने शियांग को जॉब से निकाल दिया। उन्हें बहुत तेज फीवर है और ना ही वो खाना खाता है ना ही मेडिसिन। डोंग वहाँ से जाने लगती है तो फे कहती है कि उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा बल्कि मैं खुद यहाँ आई हूँ, और आप जानती हैं कि घर में आपके अलावा कोई इनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और जब से आप गई हैं ना हम आपका नाम उनके सामने ले सकते हैं ना ही कया का, क्योंकि आप दोनों का नाम सुनकर वो दुखी हो जाते हैं। डोंग कहती है कि मैं बहुत मुश्किल से उस घर से निकली हूँ तो अब नहीं जाऊंगी। तो फे उसे कहती है कि जिस दिन आप इंजर्ड हुई तो मिस्टर मो बिना शूज पहने आपको हॉस्पिटल लेकर भाग रहे थे और उनके अपने पाँव में भी कांच चुभ चुका था। तो डोंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। फे कहती है कि उनका अपना पाँव बहुत घायल था तो उन्होंने इसी कंडीशन में गाड़ी चलाई, जिससे उनकी पाँव की कंडीशन और खराब हो गई और बहुत दिन तक वो चल फिर नहीं सके थे। डोंग कहती है कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो फे कहती है कि वो ऐसे ही हैं, वो अपनी पेन के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। डोंग फे के साथ चली जाती है तो फे उसे रूम का लॉक खोल कर देती है और जबरदस्ती उसे अंदर छोड़कर चली जाती है। डोंग मो से कहती है कि फे ने मुझे बोला कि तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है तो तुम्हें आकर देख लो, और अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसे देखेगी तो वो बहुत सैड होगी। और मो को ये तो समझ नहीं आती कि वहाँ कौन आया है, तो कहता है कि कया की डेथ हो गई। डोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो डॉग तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिफ्ट किया था। मिस्टर मो उसे अपने सामने देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। डोंग कहती है कि फे ने मुझे बोला कि अगर तुम ऐसे ही रूम में बंद रहे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मो कहता है कि उसने तुम्हें तंग किया, वो फिर ऐसा नहीं करेगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और डोंग वहाँ से जाने लगती है कि मिस्टर मो गिर के बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो हॉस्पिटल में था और डोंग वहीं बैठी हुई थी। मिस्टर मो से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। डोंग कहती है कि फे ड्राइवर के साथ घर कुछ लेने गई है और डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें निमोनिया हुआ है, उनके आने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहती, और जैसे वो लोग आएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर कहती है कि तुम्हें एक डॉग के लिए इतना डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं, तुम जब घर जाओ तो नया डॉग ले आना, और तुम्हारे पास पैसों की तो कमी नहीं, तुम जितना एक्सपेंसिव डॉग खरीदना चाहो खरीद सकते हो। मिस्टर मो कहता है कि मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी। डोंग कहती है कि मैं खुश नहीं बल्कि शॉक्ड हूँ, क्योंकि एक डॉग के कारण तुमने खुद को इस हाल तक पहुँचा लिया, और ये सच है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और कभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, और मुझे हमेशा लगता था कि तुम जैसे रिच लोग बहुत ब्रेव होते हो जो कभी भी किसी तरह नहीं हारते, मगर मुझे दुख है कि तुम मेरे जैसे एक नॉर्मल पर्सन हो और इसी कारण मैं तुम्हारे लिए सैड फील कर रही हूँ। मिस्टर मो कहता है कि वो सिर्फ डॉग नहीं बल्कि कया था और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मगर तुम ये बात नहीं समझ सकती। डोंग कहती है कि इस प्लेनेट पर मुझसे ज्यादा लॉस्ट बर्ड का मीनिंग कोई नहीं जान सकता। मैंने अपने पेरेंट्स, अपने लाइफ की हर खुशी खो दी, तो ये बात मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है, मगर वो सिर्फ एक डॉग ही था। मिस्टर मो कहता है कि शीशन भी एक पर्सन है तो उसे कोई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। डोंग बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुमने उसका नाम क्यों लिया। मिस्टर मो कहता है क्या उसका नाम सुनकर तुम्हारी जान निकल गई और तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुमने अपना बेबी भी खो दिया है और तुम्हारे पास अब कोई आसरा नहीं, इसी कारण तुम मेरे पास आई हो कि मैं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में जगह दूं। डोंग उसका गला दबाती है और कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तो तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। मिस्टर मो उसे अपनी जगह देखता है तो बहुत इंजॉय करता है और कहता है कि पहले मैं था जो तुम्हें मारना चाहता था और आज तुम हो कि तुम मुझे मारना चाहती हो, और तुम मुझे मार कर देखो कि किसी को टॉर्चर करें तो कैसा लगता है। और कहता है कि ये बहुत पेनफुल है क्योंकि हम किसी को टॉर्चर करते हैं तो हमें खुद भी बहुत पेन होती है, और फिर उसे फोर्स करता है कि तुम मेरा गला दबाओ और कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत ना करे तो कैसा लगता है, और ये पेन सबसे बुरी पेन है, ये आपकी सारी खुशियां मार देती है। डोंग बहुत गुस्से में उसका पूरा नाम लेती है तो मिस्टर मो उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है कि जब तुम्हें हिस्टेरिया का अटैक होता है तो तुम मेरा पूरा नाम बुलाती हो, और मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ ताकि तुम बेबस होकर शीशन को बुलाओ, मगर वो कभी भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया
और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपना दिल शीशन को दे चुकी हो। मगर देखो कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। टॉम कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, और 3 साल से मैं तुम्हारे टॉर्चर को सह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने फादर का कर्ज चुकाना था, मगर अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो बोलो कि अब मैं क्या करूँ। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मेरे हाथों बेचा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जैसे चाहूँ तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ, और जो कुछ 3 साल मैंने तुम्हारे साथ किया ये सब आइडिया उन्हीं का ही था। और 3 साल तुम अपने अंकल की फैमिली को सपोर्ट करती रही, और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, और तुम्हें तो पता भी नहीं था कि उन्होंने ही तुम्हें मेरे हाथों भेजा था। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है और खुद को सरेंडर करने जेल चला गया, मगर तुम्हारी सैक्रिफिकेशन को उन्होंने बेकार कर दिया। और कहता है कि तुम जाहिल हो जो कभी समझ ही नहीं पाती कि कौन तुम्हारे साथ सिंसियर है और कौन नहीं, और मैं टॉय समझकर तुम्हें खेलता रहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करने लगा हूँ। तो टॉम कहती है कि मैं ही फूल हूँ, तुमने मुझे डिसीव किया और इवन मेरे रिलेटिव से मुझे बेच दिया, और सब लोग जो मेरे अराउंड हैं वो मुझसे झूठ ही बोलते हैं। और शीशन चाहे मुझसे दूर चला गया है, मगर ना उसने कभी मुझसे झूठ बोला, ना ही मुझे चीट किया, और तुम उससे ऐसे कभी नहीं बन सकते। और फिर से कहती है कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, तुम्हारे अपने रिलेटिव्स ने तुम्हें चीट किया, और ना ही कोई तुम्हारी केयर करता है, ना ही तुमसे प्यार करता है, क्योंकि तुम ऐसे पर्सन हो जो मोहब्बत का मीनिंग नहीं जानते। मिस्टर मो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है तो उसे छोड़ देता है। तो टॉम डर कर साइड पर खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ आती है तो पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। तो टॉम बाहर चली जाती है। मिस्टर मो रोने लगता है और टॉम रोती हुई बाहर जा रही थी। फिर उसे कहती है कि उनकी कंडीशन कया की डेथ के बाद ही नहीं, बल्कि आपके बेबी की डेथ के बाद से वो ऐसे ही है, ना ही वो कुछ खाते पीते हैं, ना ही सोते हैं। फिर वहाँ से चली जाती है तो टॉन्ग साइड पर खड़ी होकर रोने लगती है। और फिर जब बाहर में जाती है तो मिस्टर मो का हाथ देकर कहती है कि आपकी नीडल निकल चुकी है, मैं किसी नर्स को बुला कर लाती हूँ। वो बाहर जाने लगती है कि टॉन्ग आती है तो कहती है कि मैं अपना कोट लेना भूल गई। फिर उसे कोट देने लगती है तो रिंग उसकी पॉकेट में डाल देती है। वो बाहर चली जाती है तो टॉन्ग अंदर आ जाती है। तो मिस्टर मो से कहती है कि आज वैंग मुझसे अपोलोजाइज करने आया, और कहती है कि जितने भी लोग मेरे बेबी की डेथ में इन्वॉल्व थे उन सब ने आकर मुझे सॉरी किया, और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी एटीट्यूड के लिए मुझसे सॉरी किया, और सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझसे सॉरी करेंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। फिर कहती है कि जब सब ने मुझसे अपोलोजाइज किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब मेरे डैड के कारण तुम्हारे डैड की डेथ हुई तो तुमसे अपोलोजाइज करने कोई नहीं आया था, तो उनके बिहाफ पर मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आई हूँ। वो बाहर चली जाती है तो दोनों रोते रहते हैं। टॉन्ग जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो कोट पहनती है तो उसकी पॉकेट में से रिंग मिलती है, और फे ने उसके साथ नोट छोड़ा था कि मिस्टर मो ने ये रिंग आपके लिए बहुत स्ट्रगल से ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिंग आपको बहुत पसंद है। अगर पॉसिबल हो तो ये रिंग उनकी याद समझ के रख लें। और मिस्टर मो बहुत रो रहा था कि मिसेज जियांग वहाँ आती है तो उसके आंसू साफ करती है। मिस्टर मो कहता है कि आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो मॉम कहती है कि मैंने फे को कॉल की तो उसने मुझे बताया, और मेरी नज़र में मेरा बेटा बहुत ब्रेव और हेल्दी है, और चाहे उसे कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े उसे कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद गिव अप ना करे। और जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो बीमार कैसे हो गए। और फिर से कहती है कि तुम खुद को संभालो क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर मो कहता है कि मुझे पता है कि नेक्स्ट मंडे मेरी मॉम की बर्थडे है, और आप जैसे सेलिब्रेट करना चाहें मैं आपके लिए अरेंजमेंट करूंगा। और मिसेज जियांग जानती थी कि शायद मंडे तक उनके पास जिंदा रहने के लिए टाइम ना हो, तो वो बहुत दुखी हो रही थी। और जब वो मिस्टर मो के घर जाती है तो कया के हार्ट को देख रही थी, तो फिर उनसे सॉरी करती है कि मैं कया की केयर नहीं कर सकी। मिसेज जियांग कहती है कि ह्यूमंस हो या एनिमल्स, सबकी लाइफ की एक लिमिट होती है। तो फिर कहती है कि आपके आने से मिस्टर मो लॉन्ली फील नहीं करता, इसलिए आप यहीं रहें। मिसेज जियांग कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें ही उसकी केयर करनी पड़ेगी। फिर बहुत वरीड होती है तो मिसेज जियांग कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, इसलिए 2 दिन में वहीं रहूं। और जब वो फे के साथ हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बताता है कि मिस्टर मो ने रिकवर कर लिया है, आज हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तो मिसेज जियांग फे से कहती है कि तुम जाकर उसका सामान पैक करो। फे चली जाती है तो डॉक्टर पूछता है आपने मिस्टर मो को अपनी डिजीज के बारे में बताया कि नहीं। मिसेज जियांग कहती है कि जब ठीक टाइम आएगा तो मैं उसे बता दूंगी, और अभी अभी उसने रिकवर किया है तो मुझे नहीं लगता कि वो सब सह पाएगा। डॉक्टर कहता है कि जितना जल्दी आप उसे बताएंगी उतना अच्छा होगा। वो मिस्टर मो को डिस्चार्ज करवा कर घर लाती है तो मिस्टर मो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश था। तो मॉम उसे कहती है कि मुझे तुमसे मेडिसिन की स्मेल आ रही है, इसलिए जाकर शावर लो और ड्रेस चेंज करो। तो मिस्टर मो कहता है कि आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तो मॉम सिर्फ स्माइल करती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मो के डैड के फ्रेंड जो उनके दुश्मन थे उन्हें पता चलता है कि मिसेज जियांग अपनी ग्रेव के लिए प्लॉट खरीद रही हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी डेथ के बाद मिस्टर मो अकेला पड़ेगा तो हम उसे टफ टाइम देंगे। यहीं ये एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।